नमस्कार दोस्तों, मैं जब का स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्कूल लेक्चर 2025 के इस पेपर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यदि आध तथा द्वितीय दोनों समस्याओं के सुसंगत हल विद्यमान हो तो दोनों के हल परिबद्ध इष्टतम हल होंगे। यदि किसी आध समस्या का सुसंगत हल हो तो इसकी द्वितीय का भी सुसंगत हल होगा। यदि किसी आध समस्या का सुसंगत हल नहीं हो तो इसकी द्वितीय समस्या का भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। और यदि आध समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं है तो इसकी द्वितीय समस्या के हल अपरिबद्ध होंगे। तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन 4 स्टेटमेंट में आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, ये हमें बताना है। तो एक एलपीपी में एग्जिस्टेंस थ्योरम होती है। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि यदि आद और द्वितीय दोनों समस्याओं के सुसंगत हल विद्यमान, इतना बताना सफिशिएंट है कि दोनों के फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। उसके लिए ऑप्टिमल बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो दोनों के हल क्या होंगे? फिर बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। दोनों के जो हल हैं वो क्या होंगे? परिबद्ध इष्टतम हल होंगे, बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू क्या है? अगर दोनों के हल कैसे हैं? परिबद्ध इष्टतम हल, ठीक है, तो दोनों के सुसंगत हल विद्यमान है। वो तो वैसे भी क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस थ्योरम से ये रिजल्ट है, तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों का होना चाहिए, दोनों समस्याओं का सुसंगत हल होना चाहिए। अगर एक का सुसंगत हल विद्यमान है तो फिर गारंटी नहीं है। तो अगर एक का यानी आध समस्या का हो या द्वितीय का हो तो भी हमने ये नहीं कह सकते कि आध का अगर सुसंगत हल तो द्वितीय का सुसंगत हल होगा। कोई जरूरी नहीं है हो। किसी आध समस्या का सुसंगत हल नहीं हो तो उसकी द्वितीय समस्या का भी सुसंगत हल विद्यमान है, ऐसा भी नहीं कह सकते। हल सुसंगत हल नहीं है तो द्वितीय का सुसंगत हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अपन डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन इसमें ये कहना चाह रहे हैं आद तथा द्वितीय दोनों समस्याओं का ऐसा होना चाहिए, सुसंगत हल होना चाहिए। अगर दोनों का फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दोनों का फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों का फाइनाइट बोल दो, चाहे आप बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल दो, ये एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से ई 1 से ई 1 से ई, लिमिट तीनों कांस्टेंट है और log r log s log t, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि 0 से 1 से ई और log r और dr, और log का बेस क्या है? e है। ऐसे ही इसको हम दूसरे को भी लिख सकते हैं, तीसरे को भी लिख सकते हैं, तीनों को अलग लिख सकते हैं। तो पहले में भी लिमिट 1 से ई है, दूसरे में लिमिट 1 से ई है, और तीसरे में लिमिट 1 से ई है। एक में log r है, एक में log s है, और एक में log t है और dt है। तीनों में log का बेस क्या है? अब हमें पता है कि जब निश्चित समाकलन में अगर इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में हो, चाहे s के रिस्पेक्ट में हो, चाहे t के रिस्पेक्ट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लिमिट कांस्टेंट है तो रिजल्ट कांस्टेंट रहेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये और ये और ये तीनों से आंसर वो सेम आएंगे। तीनों से आंसर सेम आएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 से ई और log r, log का बेस ई है, dr। अगर इस एक का आंसर निकाल लोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। ये दोनों से इससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इससे आएगा, वही रिजल्ट उससे आएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो 0 का क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी इसको तो 1 का क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर ई आ जाएगी तो ई का क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस ई आएगा तो 1 माइनस ई का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं। तो या तो इसका आंसर 0 होगा या आंसर इसका 1 होगा। अब अगर किसी को ग्राफ पता है, अगर किसी को ग्राफ के कुछ रिजल्ट पता है, लोग का यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन एक होता है, तो यहाँ अगर ग्राफ के अगर कुछ रिजल्ट पता है तो उनमें एक रिजल्ट जो यहाँ पे दे रखा है वो बता देता हूँ कि अगर लोग का अगर आप ग्राफ बनाओगे, बेस ई है, तो यहाँ अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और ये इन माइनस इन्फिनिटी तक अगर इसका एरिया भी एक होता है, और यहाँ से लोग एक का मान क्या होता है? 0 होता है। एक से लेकर ई तक का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो वो भी कितना होता है? 1 होता है। तो ये एरिया भी एक होता है, ये एरिया भी एक होता है। तो अगर इसको आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो भी एक आएगा, आपका अगर ग्राफिकल अप्रोच अच्छी है तो भी एक आएगा। तो ये वैल्यू एक की क्यू हो जाएगी, और एक का क्यू कितना होता है? एक का क्यू एक ही होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन करके नहीं बता रहा, आप इंटीग्रेशन करके ट्राई कर लेना। लो को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड, कईयों को डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता है, डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं। जिसको जो बेटर तरीका आता है आना चाहिए। तो जिसने इसका log का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करके किया वो भी अच्छी बात है, जिसने 5 सेकंड मान के किया वो भी अच्छी बात है। इजी क्वेश्चन है, मोस्टली सबकी अप्रोच में था क्वेश्चन। ठीक है, अब वक्र r बराबर a 1 माइनस cos थीटा बाई की ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई है। द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट ऑफ द कर्व r इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा इज। तो देखो
एक अप्रोच होती है जो कॉमन अप्रोच होती है। कॉमन अप्रोच का मतलब फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर आ गया। आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला है ध्रुवीय अधस पर सेकी यानी पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया। पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर टी आर। ठीक है, इससे आपको सोल्व कर लिया, सोल्व करने पर हमारा आंसर कौन सा आ गया, करेक्ट आ गया। ये आपका होमवर्क है, कर लोगे आप, इजी है। लेकिन अगर मान लो मैं एग्जाम में होता तो मैं किस टाइप से करता, तो देखो क्वेश्चंस के लिए होमवर्क करना पड़ता है। जब अगर मैं आपकी तरह पहली बार एग्जाम दे रहा होता तो मैं भी ऐसे ही कर रहा होता। सबसे पहली शर्त है एग्जाम क्लियर करने की, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठे और आपको ये फॉर्मूला दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तो फिर आप है ना आधी तैयारी के साथ गए हो। तो सबसे पहली चीज तो ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, और दूसरा फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। और फॉर्मूला अप्लाई करने में आप ऐसा कर सकते हो कि 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड ले सकते हो, 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूला याद है नहीं है, वो चीज देखोगे, रिवीजन का प्रोसेस। और दूसरा, उसको आप बेटर तरीके से कैसे कर सकते हो। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो अपने पढ़ाने में सुधार करता रहता हूँ। मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, हमेशा लगता है कि इस बार कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन हर बार नई चीजें जुड़ जाती हैं, और हर बार नई चीजें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जितना पढ़ोगे इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा, जितना रटोगे ना उतना बोरियत महसूस हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला अगर मैं एग्जाम में होता तो इसका फॉर्मूला होता है आर टेन फाइव। ठीक है, टेन फाइव और कितना था, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो ये हम यहाँ इसमें रख देंगे तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिसको पता है कि आर क्या है तो आपको पता है ये तो आर है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व किए तो आपको ये भी पता होगा कि 5 बराबर, ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली टीचर रटवा के रख देते हैं कि 5 बराबर इसमें थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर जिसको ये याद है कि 5 का मान थीटा बाई 2 होता है और आर का मान यहाँ से आप लिख सकते हो, तो आर का मान क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये 5 का मान कितना, अगर 5 का रिजल्ट आपका याद है तो 5 की जगह कितना रख दिया, थीटा बाई 2 रख दिया, थीटा बाई 2 रख दिया। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा कितना था, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अब अगर आप आंसर मिला तो 2a है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, टेन थीटा बाई 2 है। ठीक है, 2a है, ये अपना क्या आंसर करेक्ट हो गया। तो जिसने थोड़ी मेहनत की है, थोड़ी तो क्या कहें ज़्यादा, जिसने ढंग से मेहनत की है वो उसको डायरेक्ट कर पाएगा। जिसने थोड़ी कम मेहनत की वो क्वेश्चन को 1 मिनट 90 सेकंड जितनी देर में, भाई सब बच्चों की अलग अलग अप्रोच है, वो कितनी देर में करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे उपसमष्टि, अब ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखो अगर इसकी उपसमष्टि की भी मैं पूछ रहा है, इसका मतलब खुद समष्टि है। तो कई बार तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये समष्टि है नहीं है, किसी समष्टि की R3R की उपसमष्टि है नहीं है, जो भी सब स्पेस है नहीं है। तो ये सब स्पेस तो है ही है। इसकी विमा पूछिए तो विमा में क्या होगा, a, का मतलब होता है a कॉमन ले लो या a से मल्टीप्लाई कर दो 1,1,1। अगर आपको एक पॉइंट पता है और उसको a क्या यहाँ पे रियल नंबर है, अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर किसी पॉइंट को आप अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको पूरा क्या मिल जाएगा, वो लाइन मिल जाएगी 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो ये इसकी उपसमष्टि होती है। अब मैं इसको बस थोड़ा सा ग्राफिक मतलब एक इक्वेशन की सहायता से समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे a का मान 0 लेते हो, अगर वैसे कहें तो a का मान अगर आप 0 लेते हो तो 0,0 मिल गया, a का मान 1 लेते हो तो 1,1,1 मिल गया। अब अगर आपको कोई कहे इन दो पॉइंट से गुजरने वाली रेखा समीकरण लिखो तो आप क्या कहोगे, x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। ठीक है, इक्वल टू हम क्या मानते हैं, लैम्डा मानते हैं। यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू भी a आएगी, y की वैल्यू भी a आएगी और z की वैल्यू भी a आएगी। इसका मतलब इस रेखा पर अगर हम कोई स्वच्छ बिंदु लेते हैं, किस रेखा पर, दो बिंदु, कौन कौन से दो पॉइंट, आपके पास दो पॉइंट है, एक तो मूल बिंदु है 3 डायमेंशन में, एक तो पॉइंट है 0,0,0 है, और एक 1,1 है 1,1,1। ये वैसे मैं 2 डायमेंशन में लिख के बता रहा हूँ लेकिन ये 3 डायमेंशन में है। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो 3 डायमेंशन की जो लाइन है वो इस उपसमष्टि को क्या करती है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इसकी विमा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, आप इस विमा a अगर यहाँ पे a के अकेले मान पे बेस्ड है इसलिए इसकी विमा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये क्या है, 3 डायमेंशन में एक लाइन है जिसकी डायमेंशन कितनी होती है, 1 होती है। निम्नलिखित नियतन समस्या का हल है। अब ये नियतन समस्या मेरे हिसाब से देखो, जब भी चारों सॉल्यूशंस दे रखे हैं, देखो क्वेश्चंस कई बार क्या आता है, ऑप्शन से भी स्टार्ट होता है, कई बार क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, कई बार ऑप्शन से स्टार्ट होता है। इस पेपर में बहुत से क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन से स्टार्ट करने चाहिए थे। तो यहाँ पे हम उस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपने इस ऑप्शन को पढ़ा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है और सॉल्यूशन 4 में से है।
अगर आप चारों सॉल्यूशंस का आप आंसर निकालते हो, जिसका मिनिमम आंसर है वो आंसर हो जाएगा। तो जिसको मेथड नहीं आता वो वैसे भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और कुछ और अच्छा सोच सकते हो, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ देखोगे तो सब में वन, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट जो पहला वर्क है वो फर्स्ट मैन द्वारा किया जाता है, ठीक है, पहली जो जॉब है वो पहले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये मैंने इसको असाइन कर दिया। बाकी में सेकंड में भी सब में चेंज है, थर्ड में थोड़ा बहुत चेंज है, फोर्थ में चेंज है। तो एक्चुअल में अगर आप इसको सोल्व करना चाह रहे हो तो मैं एग्जाम में होता तो मैं इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देता। छोड़ने के बाद में यहाँ पे 3x3 की क्या बन जाती, हमारी एक सब मैट्रिक्स बन जाती। और 3x3 की जब सब मैट्रिक्स बन जाती तो इसको सोल्व करना इसकी तुलना में ईजी है। इसको सोल्व करके आप आंसर निकालते, इसको सोल्व करके आंसर निकालते तो क्या जाता, सेकंड का थर्ड आ जाता, थर्ड का सेकंड आ जाता और फोर्थ का फोर्थ आ जाता। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता, सेकंड करेक्ट हो जाता। वैसे भी अगर ये जिस हिसाब से दे रखा है, जैसे सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड है तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 दे रखा है। फिर थर्ड का सेकंड है, थर्ड का सेकंड है तो 25 दे रखा है, 9 25। और फोर्थ का फोर्थ है, फोर्थ का फोर्थ है 14। तो 14 और 9, 14 और 9 23, और 23 और 25 48। वैसे एक्चुअल में 48 है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह सेकंड की जगह सेकंड लेते, सेकंड में सेकंड लेते तो 33 तो यहीं पे आ जाता, प्लस यानी इससे ज्यादा है। और उसके बाद में आप क्या करते, थर्ड का थर्ड लेते तो 24 आ जाता। तो ये वैल्यू तो ये इससे ज्यादा है, ये इसके बराबर सी है, और ये वैल्यू इस दोनों से ज्यादा कुछ और जुड़ेगा तो और ज्यादा जाएगा। तो नियतन समस्या है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इससे ज्यादा जा रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऐसे ही अगर आप और चेक करोगे कि सेकंड का थर्ड का फोर्थ का, तो इनके जो और वैल्यू जब आप ऐड करके देखोगे तो वो वैल्यू आपकी 48 से क्या हो जाएगी, ज्यादा चली जाएगी। और 48 से ज्यादा चली जाएगी तो इसका मतलब मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी होगी, ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखो, हम अगर सिर्फ एग्जामिनर चाहता है वैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का हमेशा इशू रहेगा। मैं अगर आपको 10 प्रॉब्लम बता रहा हूँ, 10 में से मैं नहीं कहता आप 10 में आप ना ट्रिक लगाओ, लेकिन 10 में से आपकी अप्रोच है ना फिर 2 में डेवलप हो जानी चाहिए। पहली बार पढ़ रहे हो तो चाहे एक में भी ना हो चलेगा, लेकिन आप जब दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो अप्रोच हमेशा क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। अप्रोच डेवलप होगी तो आपका टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन कोर्स में करवा रखा है, और मैंने ये भी बताया था अगर आप इस 24 को यहाँ पे इस साइड में नहीं ले जाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और इस क्वेश्चन की सबसे खासियत बात यही है कि अगर आपने इसकी रेडियस वगैरह फॉर्मूला से करना चाह रहे हो, तो अगर आपने थोड़ी भी गड़बड़ कर दी और अगर आपको इसके बारे में ज्योमेट्रिकली कुछ नहीं पता, तो फिर आप ना इस क्वेश्चन में गलती कर दोगे, ठीक है। तो मैं पहले मैथमेटिकली कैसे सोल्व करते हैं उसको देख लेते हैं, फिर ज्योमेट्री कैसे करते हैं उसको सोल्व कर लेते हैं, और फिर किस टाइप से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं तो इतना भी बता सकता हूँ, जैसे बताता नहीं हूँ स्टूडेंट को, क्यों क्यों नहीं बताता, क्योंकि ये चीजें मैंने जब 5 बार पढ़ी है तब मुझे याद हुई है, तब मैं इसलिए मैं पॉइंट नहीं बताता। वरना मुझे ये पता है कि ये दोनों वक्र, ये दोनों सर्कल हैं, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा होगा। तो एक्चुअल में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है, रेडियस 2 है। दूसरा सर्कल क्या है, दूसरा सर्कल है वो इसको यहाँ पे इस पॉइंट से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो ये दोनों वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, और दोनों वक्र एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। इंटीरियर अगर एक दूसरे स्पर्श करते हैं तो वेनिस्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक जो लाइन है वो क्या होगी, कॉमन टेंजेंट लाइन हो जाएगी। इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इंटरनली टच कर रहे हैं तो एक लाइन हो जाएगी। और अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी है ना, अगर आपको आता है तो इसका मतलब आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0,0, रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2। इसका सेंटर कितना है, इसका जो सेंटर है वो है 3,4, और इसकी जो रेडियस है ना वो इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जिसने इसकी रेडियस निकालने में मिस्टेक कर दी तो वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक होती है, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में एक ही खास बात होती है कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही खास होता है, अगर यही क्वेश्चन 24 अगर लेफ्ट साइड में दिया होता तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की मतलब जो स्टूडेंट्स है गलती होने की संभावना कम हो जाती, ज्यादा स्टूडेंट इसको ज्यादा जल्दी सोल्व कर पाते। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f² + g² - c। दूसरे के लिए लिखना चाहो तो f2 भी लगा सकते हो। तो f2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 या -3 का स्क्वायर 9, और g2 का स्क्वायर यानी 16, और ये c2 है, c2 का मतलब माइनस, जिसने -24 कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो गड़बड़ हो गई। तो ये 25 और 24 49 हो गया, 49 का रूट 7 हो जाएगा।
तो हम क्या करें, C1 और C2 दो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी पता चल रहा है 5 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 होता है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 5 हो गई। और सेंटर का डिफरेंस, जो रेडियस का डिफरेंस है, R2 - R1 लिख दो, चाहे R1 - R2 का मॉडुलस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 7 है, R1 2 है, इसका जो मॉडुलस निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर और दोनों जो सर्कल उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर C1 C2 बराबर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर, चाहे R2 - R1 लिखो चाहे R1 - R2 लिखो, के मॉडुलस के बराबर है, तो इसका मतलब अंत स्पर्श करते हैं। ठीक है, अंत स्पर्श करते हैं, और अंत स्पर्श जब भी करेंगे दोनों से, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कॉमन टेंजेंट है, वो क्या होंगे, आपकी एक होंगे। तो इंटरनली टच करने का मतलब ये इस टाइप से होगा। अब ये जो लाइन है ना, अगर आप इसके सेंटर से एक लाइन खींचोगे, तो इस लाइन की सहायता से आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, हम ज़्यादा इस पर डीपली जा रहे नहीं, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, आपको इतनी नीड भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन शानदार है। ठीक है, तो क्वेश्चन शानदार इसलिए अपने ऑनलाइन कोर्स में शामिल किया इसको। कैसे एक और शानदार क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप पेन उठाओ, और एग्जामिनर, मैं जब भी कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरी सबसे पहले ये होता है कि क्यों क्वेश्चन को एग्जाम में दिया गया है, या मैं जब भी टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ तो उसके बारे में मुझे पता होता है कि मैं इसको टेस्ट में क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी कभी भी मनसाई नहीं होती कि बच्चा हार्ड वर्क करे, मेरी मनसाई ये रहती है कि बच्चा ना स्मार्ट वर्क भी उसके बारे में सोचे कि ये मैंने क्वेश्चन टेस्ट में क्यों दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि रेखा x + y/2 बराबर √2 दीर्घवृत्त x² + y² अपॉन 4 = 4 को स्पर्श करे, तो संपर्क बिंदु का उत्केंद्र कोण कितना है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी अगर क्वेश्चन में √2 प्रेजेंट है, तो √2 आएगा कहां से। अगर इसकी इक्वेशन से हम ला रहे हैं और √2 आ गया, तो √2 आएगा कहां से। क्या आप π/6 या π/3, अगर आप देख रहे हैं तो π/6 या π/3, 30 डिग्री या 60 डिग्री की सहायता से √2 आता है, या आपका π/4 की सहायता से। तो आप खुद बता दोगे, cos π/4 में भी 1/√2 होता है, sin π/4 में 1/√2। ये क्वेश्चन मेरा क्लास में टेस्ट में देने के बाद में क्लास में एक्चुअल जो डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ सेम डिस्कशन हुआ है। तो मैंने क्लास में भी यही बताया था कि ये √2 है, इसलिए π/4 आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन टेस्ट में वही होता है जिसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। और अगर वो लॉजिक हम पढ़ लेते हैं तो हम बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, अगर हमें नहीं समझ आता तो उस पर वो ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई नॉलेज में कमी चल रही है। तो यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि अगर आप π/4 लेके चलोगे तो ही आपको √2 मिलेगा, वरना अगर π/4 नहीं लेके चलोगे तो √2 मिलेगा नहीं। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन देखा और √2 देखा और π/4 किया, इतनी देर का क्वेश्चन है। लेकिन मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो ये चीजें तब नहीं आएंगी, ये एक निश्चित अभ्यास के बाद 4-5 बार आप पढ़ते हो तब जाके ये चीजें ऐड होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लेके रहना चाह रहे हैं, देखो अगर ये लाइन इसको टच करती है तो किस पॉइंट पर टच करती है, तो हम कहेंगे उत्केंद्र कोण मान लो फाई या थीटा पे टच करती है। तो हमने कहा ए, हम क्या लेते हैं a cos फाई, अगर फाई उत्केंद्र कोण ले रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा b sin फाई, ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, दीर्घवृत्त कौन सा होता है, दीर्घवृत्त अगर x² + a² + y² b² = 1 पे कोई पॉइंट फाई लेते हैं तब उत्केंद्र फाई होता है। अगर एसेंट्रिक एंगल फाई होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली फाई लिखते हैं इसलिए मैंने फाई लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में a क्या है, a अगर आप देखोगे तो इसकी इससे तुलना करोगे तो अपॉन में 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप पॉइंट लोगे तो यहाँ पे तो लेना पड़ेगा cos फाई, और यहाँ पे b इससे तुलना करो तो b की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 sin फाई। तो आप इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर इस वक्र के इस बिंदु पर या फाई बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये मिल रही है। तो इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा समीकरण लिख देता हूँ, क्या होगा x × x1। तो अगर दीर्घवृत्त कैसा है, दीर्घवृत्त x² / a² + y² अपॉन b² = 1 है, तो उत्केंद्र कोण फाई वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा समीकरण होता है x/a cos फाई + y/b sin फाई और = 1, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, इस पे स्पर्श रेखा लें तो x cos फाई प्लस यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो देखो जैसे 2 लिखो तो एक 2 तो कट जाएगा, तो y/2 बच जाएगा, और यहाँ पे sin फाई और = कितना हुआ। अब आपको इसकी तुलना इससे करनी है, इसकी तुलना इससे करनी है, या फिर आप सीधा समझ लो कि अगर मैं यहाँ 545 लूंगा तो 1/√2 आएगा, और वो √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर चल जाएगा,
ऐसे यहाँ पे भी अगर साइन 5 में 545 लोगे तो इस तरफ ले जाने पर आंसर आ जाएगा। और ये समझ नहीं आ रहा तो फिर तुलना करके सोल्व करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करोगे तो तुलना करने पर क्या होगा, तुलना जब आप करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये इक्वेशन 1 है और ये हमने ज्ञात किया फॉर्मूले से, इनका जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट है cos फाई, यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ साइन का y का कोफिशिएंट है वो है साइन फाई अपॉन 2, और यहाँ इसमें कोफिशिएंट है वो 1/2, और आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 1/√2। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि cos फाई इक्वल टू साइन फाई और इक्वल टू 1/√2, और cos फाई और साइन फाई दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ऑप्शन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा π/4। तो आंसर कितना जाएगा आपका π/4। तो मेथड से सोल्व करोगे तो भी ये आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि आंसर कितना होगा π/4 होगा। अब जब क्वेश्चन खुद बोलता है ना तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सामान्य कैटेनरी का समीकरण कितना होता है, तो सामान्य कैटेनरी का जो समीकरण होता है, अब ये क्या है, एक्स की फॉर्म में, जब एक्स की फॉर्म में अगर आंसर है तो हमें हाइपरबोलिक में रूप में लिखना पड़ेगा, तो y बराबर होता है सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। ये हमारा कैटेनरी का कार्तीय समीकरण होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी है, और इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलोगे तो c इंटू ई की पावर एक्स बाई सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई सी अपॉन 2, ये अपना क्या है, ये कैटेनरी का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी पता चल रहा है, ऑप्शन में ये दो तो दिख रहे हैं कि ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों में हो सकता है किसी बच्चे के कंफ्यूजन हो, हाइपरबोलिक साइन दिमाग में आ जाए तो बात अलग है, वरना तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट। 49 का क्वेश्चन देखो, 49 का क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, बीटा का फंक्शन क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं क्लास में भी कहता हूँ और मैं हमेशा क्लास ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ टॉपिक्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा। जैसे हम कहें बीटा का फंक्शन, अब बीटा का फंक्शन का मैंने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन पहले को लेक्चर में आ चुका है, ये क्वेश्चन सब कोचिंग वाले, अब जो क्वेश्चन एक बार आ गया ना वो क्वेश्चन आपको सब जगह मिल जाएगा, सीट में ही मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको टेस्ट में मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, और वो बच्चा है ना करके भी आएगा, ठीक है। तो अगर बीटा फंक्शन है उससे अगर आपको क्वेश्चन है पहले का देखा हुआ मिल रहा है तो आप लकी पर्सन हो, ठीक है। इसलिए कुछ टॉपिक है ना उनके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये है हार्ड है। बीटा फंक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि पहले आप इतने लेवल का तैयार करो जो सबका आता है, क्योंकि इसके अंदर आप है ना, जैसे मैंने इसके अंदर 70 क्वेश्चन भी टेस्ट में दे दिए तो भी है ना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते, तो इसका मतलब इसमें आप 100 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, और अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने पड़े वो भी कॉलेज लेवल की बुक के लिए, तो वो टॉपिक हार्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ गया समझ आ गया, हमारे भी इजी है, सबको फॉर्मूले से आता भी है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना चाहिए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले x को 0 पुट करूंगा, और x को 0 पुट करने पर देखो अगर cos 0 है, sec 0 का उल्टा होता है cos 0 1 होता है, और साइन कोसेक का उल्टा साइन होता है वो कि साइन 0 होता है वो 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी दे रहा है और ये इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब x बराबर 0 पुट करने की अनुमति किसको है, सिर्फ sec को है। तो sec या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा या थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, और जिस बच्चे ने इसको किया तो उसको पता है कि यहाँ पे माइनस आता है जब दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो यहाँ से डायरेक्ट कर सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर जिस बच्चे ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, बस इसको एग्जाम में सोल्व करने का पर्पज है, तो थोड़ा सा टाइम लग के सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे पहले वाले को कि 1/2 माइनस एक्स प्लस 1, मैंने एक अलग कर लिया, इस 3/2 में से एक कर लिया, अलग कर लिया। दूसरे में क्या है 1/2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसमें से भी एक अलग कर लिया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि अगर गामा n प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा, n इंटू गामा n हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स इंटू गामा के अंदर 1/2 माइनस एक्स, यहाँ पे n की जगह में कितना रख रहा हूँ 1/2 माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स 1/2 माइनस, अब n की जगह 1/2 प्लस एक्स रखो तो ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स, और गामा के अंदर 1/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/2 माइनस एक्स और 1/2 प्लस एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इनमें फॉर्मूला लग जाएगा गामा 1/2 माइनस एक्स इंटू गामा 1/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं है कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करो और सोल्व नहीं हो। जब मैंने दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जब ये मेरे पहले क्वेश्चन आया था तो शुरुआत में 10 सेकंड तक क्लिक नहीं हुआ कि कैसे करें,
10 सेकंड के बाद में थोड़ा सा मैंने सोचा, तब जाके क्लिक हुआ कि क्वेश्चन ऐसे करना है। तो पहली बार क्वेश्चन होता तो हो सकता है कि आपको 5-10 सेकंड लग जाए क्लिक करने में, लेकिन क्वेश्चन पहले से देखा हुआ तो आपको सब कुछ से सोचा हुआ लगता है, तो 10 सेकंड आपके बचते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने सोल्व किया। तो देखो इन दोनों में क्या करना है, पाई बटे, चाहे आप साइन 1/2 माइनस एक्स इंटू, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन, और कितना होता है पाई बटे साइन एन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, अगर आप ये लिखोगे एन की वैल्यू तो ये एन यहाँ लिखा जाएगा, आप एन इसको लेते हो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, तो ये 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, या 1/4 ऐसे लिख दोगे, और ये जो पाई है ये पाई भी इधर आ जाएगा, तो पाई बाद में लिख देंगे, और इसको हमने लिखा साइन π/2 माइनस पाई एक्स, और साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, तो ये कोस पाई एक्स हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा π/4 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये लिख दिया 1 अपॉन कोस पाई एक्स, और 1 अपॉन कोस पाई एक्स का उल्टा कितना होता है सेक पाई एक्स, सेक पाई एक्स। तो ये आपका आंसर कौन सा देगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, इजी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि पहले आ चुका, अगर पहली बार आया होता जैसे मेरे आया था तो मैं इसको इजी नहीं कहूँगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करेंगे, हार्ड करेंगे। ठीक है, सामान्य संकेतनों में इन यूजुअल नोटेशंस द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए सिंपल कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज, सामान्य संकेतनों में एक सामान्य वक्र में एक समान चाल से चलने वाले बिंदु का त्वरण है, एक समान चाल। ठीक है, एक समान चाल है तो मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और उसमें आप देखो तो स्पर्श रेखा त्वरण कितना होता है, 0 हो जाता है। तो आपका ds अपॉन dt है वो तो कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट है, और इसलिए d2s और dt स्क्वायर है ना, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर d2s और dt स्क्वायर अगर 0 हो जाता तो जो त्वरण है आपका, जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, त्वरण है वो एक्चुअल में अभिलंबिक त्वरण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण है वो अभिलंबिक त्वरण के बराबर, वरना तो क्या होता है, स्पर्श रेखा त्वरण का स्क्वायर प्लस अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर का रूट होता है, लेकिन यहाँ पे अभिलंबिक त्वरण के बराबर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो को एडजस्ट करना है, तो मैंने रो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर रो से गुणा किया, और वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर हो गया। इसको मैंने लिखा रो इंटू, यानी वक्रता त्रिज्या के लिए, और इंटू में वी अपॉन रो का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। तो वी बराबर कितना होता है, वी बराबर ds अपॉन dt होता है, यहाँ पे रो बराबर कितना होता है, ds अपॉन डी साई होता है। ठीक है, ऐसा लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर है ही। अब अगर दोनों के अंश समान है, दोनों के न्यूमरेटर इक्वल है, अगर दोनों के न्यूमरेटर इक्वल है तो ds से ds कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख दोगे, रो इंटू डी साई बटे डी टी का होल स्क्वायर, और डी साई बटे डी टी कितना होता है, साई डॉट का होल स्क्वायर, तो रो इंटू साइड डॉट का होल स्क्वायर लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ये अपना क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं जो कि अपने आए हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को इस पेपर में, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चंस है ना समझ में आते हैं कि आने चाहिए एग्जाम में। तो 1-2 क्वेश्चंस हो सकता है भाई मेरी अप्रोच से बाहर हो, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा और ट्राई करो, अच्छा सोचो, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा। धन्यवाद।